काजल, माँ गुजर गई। मैं निकल रही हूँ अभी। सुबकते हुए बुआ जी ने बताया। मैं उनसे एक शब्द भी नहीं बोल पाई। बोल ही कहाँ पाती। सूचना ही इतनी अप्रत्याशित थी। सुनकर जैसे विश्वास ही नहीं आया। और जब तक विश्वास हुआ फोन कट चुका था। इतना भी नहीं पूछ पाई कि यह सब कैसे और कब हुआ। वे माने या ना माने, पर यह सच है कि जितना हम बुआ के प्यार को तरसे हैं, उतनी ही हमारी कमी बुआ जी ने भी महसूस की होगी। हमारे संबंधों में लक्ष्मण रेखाएं मम्मी पापा ने खींच दी। इसमें हम दोनों बहनें कहाँ दोषी हैं। कहते हैं कि माँ बाप के कर्मों की सजा उनके बच्चों को भोगनी पड़ती है। सो भोग रहे हैं। कारण चाहे कुछ भी हो। कितना कितना सामान बुआ जी हम दोनों बहनों के लिए लेकर आती थी। बुआ जी की कोई बेटी नहीं थी और हमारा कोई भाई नहीं था। पापा के लिए भी जो कुछ थी बस बुआ ही थी। अतः अकेली बुआ जी हर रक्षाबंधन पर दौड़ी चली आती। हितेश और अभय भैया भी हमसे राखी बंधवाते और राखी बंधाई में भैया हमें सुंदर ड्रेस देते। साथ में होती मैचिंग क्लिप, रुमाल, चूड़ियाँ, टॉफ़ी और चॉकलेट। हम बुआ जी के आगे पीछे घूमते। बुआ जी अपने साथ मार्केट ले जाती, आइसक्रीम खिलाती, पानी पूरी खिलाती। ढेरों सामान से लदे जब हम घर में घुसते तो दादी माँ बुआ जी को डांटती। इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। इन दोनों के पास इतना सामान है, खिलौने हैं, पर इनका मन भरता ही नहीं। बुआ जी हंसकर कहती, माँ, अब घर में शैतानी करने को ये ही दो बच्चियां हैं। घर कैसा गुलजार रहता है। ये हमारा बुआ भतीजी का मामला है। कोई बीच में नहीं बोलेगा। थोड़े बड़े हुए तो मुट्ठी में बंद सितारे बिखर गए। बुआ जी को बुलाना तो दूर, पापा ने उनका नाम तक लेने पर पाबंदी लगा दी। बुआ जी आती, भैया आते तो हम चोरी चोरी उनसे मिलते। वह प्यार करती तो उनकी आंखें नम हो जाती। पापा मम्मी ने कभी बुआ जी को अपने घर नहीं बुलाया। भैया से भी नहीं बोले, जबकि बुआ जी हम पर अब भी जान छिड़कती थी। राखियां खुल गई, रिश्ते बेमानी हो गए। कैसे इंतजार करूं कि कभी बुआ जी बुलाएंगी और कहेंगी, काजल और तन्वी, तुम अपनी बुआ जी को कैसे भूल गई। कभी अपनी बुआ के घर आओ ना। कैसे कहती, बुआ जी, उनके आगे रिश्तों का एक जंगल उगाया था और उसके पार बुआ जी आ नहीं सकती थी। जाने ऐसे कितने जंगल रिश्तों के बीच उगाए जो वक्त बेवक्त खरोच कर लहूलुहान करते रहे। बुआ जी के एक फोन से कितना कुछ सोच गई मैं अतीत से बाहर आकर अपने कर्तव्य की ओर उन्मुख हुई। तन्वी को मैंने फौरन फोन मिलाया तो वह बोली, दीदी फिलहाल मैं नहीं निकल पाऊंगी। बेंगलोर से वहां पहुंचने में 2 दिन तो लग ही जाएंगे। फ्लाइट भी कोई भरोसा नहीं, टिकट मिले ना मिले। फिर अजय भी यहाँ नहीं है। मैं 13वीं पर पहुँचूंगी। प्लीज़ आप निकल जाइए। फिर थोड़ा रुककर पूछने लगी, दीदी आपको खबर किसने दी। कैसे हुआ ये सब। पूछते पूछते रो दी तन्वी। तन्वी, मुझे कुछ भी पता नहीं। बस बुआ जी का फ़ोन आया था। कितना प्यार करती थी हमें दादी। तन्वी, क्या मेरा जाना मम्मी पापा को अच्छा लगेगा। क्या मम्मी पापा भी उन्हें अंतिम प्रणाम करेंगे। नहीं दीदी, यह समय रिश्तों को तोड़ने का नहीं है। मम्मी पापा अपने रिश्ते आप जाने। हमें तो अपनी दादी के करीब उनके अंतिम क्षणों में जाना चाहिए। दादी को अंतिम प्रणाम के लिए मेरी ओर से कुछ फूल जरूर चढ़ा देना। मैंने उदय के ऑफिस फ़ोन मिलाया और उन्हें भी इस दुखद समाचार से अवगत कराया। तुम तैयार रहना काजल, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। फ़ोन रख। मैंने अलमारी खोली और तैयार होने के लिए साड़ी निकालने लगी। तभी दादी की दी हुई एक कांजीवरम की साड़ी पर नज़र पड़ी। मैंने साड़ी छुई तो लगा दादी को छू रही हूँ। उनका प्यार मुझे सहला गया। दादी की दी हुई एक एक चीज़ पर मैं हाथ फिराकर देखने लगी। इतना प्यार इन चीज़ों पर इससे पहले मुझे कभी नहीं आया था। आंखें बहे जा रही थी। दादी की दी हुई सोने की चेन, अंगूठी, टॉप्स को देने का उनका ढंग याद आया। लौटते समय दादी चुपचाप मुट्ठी में थमा देती। उनके देने का यही ढंग रहा। अपना मुट्ठी भर प्यार मुट्ठी में ही दिया। उदय को भी जब चाहे कुछ न कुछ मुट्ठी में थमा ही देती। 1-2 बार उदय ने मना करना चाहा तो बोली, उदय बेटा, इतना सा भी अधिकार तुम मुझे देना नहीं चाहते। तुम्हें कुछ देकर मुझे सुकून मिलता है। और इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आई थी। तभी से उदय दादी से मिले रुपयों पर एक छोटा सा फूल बनाकर संभाल कर रख देते और मुझे भी सख्त हिदायत दी थी कि मैं भी दादी से मिले रुपए खर्च ना करूं। मुझे नहीं पता कि मम्मी पापा का झगड़ा दादा दादी से किस बात पर हुआ। बस धुंधली सी याद है। उस समय मैं 7 साल की थी। पापा दादी माँ से खूब लड़े झगड़े थे और उसी के बाद अपना सामान ऊपर की मंजिल में ले जाकर रहने लगे थे।
इसके बाद ही मम्मी पापा ने दादी और दादा के पास जाने पर रोक लगा दी। यदि हमें उनसे कुछ लेते देख लेते तो छीनकर कचरे की टोकरी में फेंक देते और दादी को खूब खरी खोटी सुनाते। दादी ने कभी उनकी बात का जवाब नहीं दिया। जब पापा कहीं चले जाते और मम्मी आराम करने लगती तो हम, यानी मैं और तन्वी, चुपके से नीचे उतर जाती। दादी हमें कलेजे से लगा लेती और खाने के लिए हमारी पसंद की चीज़ें देती। मार्केट जाती तो हमारे लिए पेस्ट्री केक अवश्य लाती, जिसे पापा मम्मी की नज़रें बचाकर स्कूल जाते समय हमें थमा देती। मम्मी पापा से शिकायत करती। पापा चाटे लगाते और कान पकड़कर प्रॉमिस लेते कि अब नीचे नहीं जाएंगे, और हम डर कर प्रॉमिस कर लेती। लेकिन उनके घर से निकलते ही मैं और तन्वी आंखों ही आंखों में इशारा करती और खेलने का बहाना करके दादी के पास पहुंच जाते। दादी हमें खूब प्यार करती और समझाती। अच्छे बच्चे अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं। तन्वी गुस्से से कहती, वह आपके पास नहीं आने देते, हम तो यहाँ ज़रूर आएंगे। क्या आप हमारे दादा दादी नहीं हो? क्या आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं जो हम माने? दादी के पास हमारे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता था। दादी के एक तरफ मैं लेटती, दूसरी तरफ तन्वी और बीच में वह लेटती। वह रोज हमें नई कहानियां सुनाती, स्कूल की बातें सुनाती और जब पापा छोटे थे तब की ढेर सारी बातें बताती। हमें बड़ा मज़ा आता। दादाजी की जेब की तलाशी में कभी च्युइंगम, कभी जेली और कभी चॉकलेट मिल जाती, क्योंकि दादाजी जानते थे कि बच्चों को जेबों की तलाशी लेनी है और उन्हें निराश नहीं होने देना है। उनके मतलब का कुछ तो मिलना चाहिए। दादी झगड़ती हुई दादाजी से कहती, तुमने टॉफ़ी चॉकलेट खिला खिलाकर इनके आदतें खराब कर दी हैं। ये तन्वी तो सारा दिन चीज़ मांगती रहती है। देखते नहीं बच्चों के सारे दांत खराब हो रहे हैं। दादाजी चुपचाप सुनते और मुस्कुराते रहते। तन्वी दादी की नकल करती हुई घुटनों पर हाथ रखकर उनकी तरह कराहती, कभी पलंग पर चढ़कर बिस्तर गंदा करती। तन्वी, तू कहना नहीं मानेगी तो तेरी टीचर से शिकायत करूंगी, दादी झिड़कती हुई कहती। टीचर मुझसे कुछ कहेगी ही नहीं, क्योंकि वह मुझे प्यार करती है, तन्वी कहती जाती और दादी को चिढ़ाती जाती। दादी उसे पकड़ लेती और गाल चूमकर कहती, प्यार तो तुझे मैं भी बहुत करती हूँ। सर्दियों के दिनों में दादी हमारी जेबों में बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, रेवड़ी, मूंगफली कुछ भी भर देती। स्कूल बस में हम दोनों बहनें खुद भी खाती और अपने दोस्तों को भी खिलाती। तन्वी और मुझे साड़ी बांधने का बड़ा शौक था। हम दादी की अलमारी में से साड़ी निकालती और खूब अच्छी सी पिनअप करके साड़ी बांधती। हम आईने में अपने को देखकर खूब खुश होते। दादी, हमारे कान कब छींदेंगे? हम टॉप्स कब पहनेंगे? तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओ, मेरे कंधे तक आ जाओ तो तुम्हारे कान छिदवा दूंगी और तुम्हारे लिए सोने की बाली भी खरीद दूंगी। दादी की बातों से हम आश्वस्त हो जाती और रोज अपनी लंबाई दादी के पास खड़ी होकर नापती। एक बार दादाजी और दादी आगरा घूमने गए। वहाँ से हमारे लिए जरी गोटे वाले लहंगे लेकर आए। हम लहंगे पहनकर टेप चलाकर खूब देर तक नाचती और वह दोनों तालियां बजाते। दादी, ऊपर छत पर चलो, खेलेंगे। मेरे घुटने दुखते हैं, कैसे चढ़ पाऊंगी? दादी, आपको चढ़ना नहीं पड़ेगा, हम आपको ऊपर ले जाएंगी। वह कैसे बिटिया? उन्हें आश्चर्य होता। एक तरफ से दीदी हाथ पकड़ेगी, एक तरफ से मैं, बस आप ऊपर पहुंच जाओगी। तन्वी के ऐसे लाड़ भरे उत्तर पर दादी उसे गोद में बिठाकर चूम लेती। दादी का कोई भी बॉल पेन, शाल तन्वी न छोड़ती। वह कहीं भी छिपा कर रखती, तन्वी निकाल कर ले जाती। दादी डांटती, तब तो दे जाती, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र बसती बॉल पेन फिर गायब हो जाती। वह अपने बॉल पेन के साथ हमारे लिए भी खरीद कर लाती, पर दादी के हाथ में जो कलम होती हमें वही अच्छी लगती। हम उन दोनों के साथ कैरम व लूडो खेलती, खूब चीटिंग करती। दादी देख लेती और कहती कि चीटिंग करोगी तो नहीं खेलूंगी। हम कान पकड़कर सॉरी बोलती। दादाजी इतनी अच्छी तरह स्ट्रोक मारते कि एक एक साथ चार चार गोटियां निकालते। हाय दादाजी, इस बार भी आप ही जीतेंगे, माथे पर हाथ मारकर मैं कहती। तभी तन्वी दादाजी की गोटी उठाकर खाने में डाल देती। चीटिंग चीटिंग दादी कहती। ओह दादी, अब खेलने भी दो, बच्चे तो ऐसे ही खेलेंगे ना। सभी तन्वी की प्यारी सी बात पर हंस पड़ते। दादी, आपके घुटने दबाओ, देखो दर्द अभी कैसे भागता है। तन्वी की आंखें चमक उठती। मैं कहती न थी कि आपको ठीक कर दूंगी? अब आप काम मत करना, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। और तन्वी झाड़न उठाकर कुर्सी टेबल साफ करने लगती। दादी, आपके लिए चाय बनाऊं? पूछते पूछते तन्वी किचन में पहुंच जाती। लाइटर उठाकर गैस जलाने की कोशिश करती। दादी वहीं से आवाज़ लगाती, चाय रहने दे तन्वी, एक गिलास पानी दे जा और दवा का डब्बा भी।
तन्वी पानी लाती और अपने हाथ से दादी के मुंह में दवा डालती। एक बार मैं किसी शादी में गई थी, वहाँ बच्चों का झूला लगा था। मैं भी बच्चों के साथ झूलने लगी। पता नहीं कैसे झूले में मेरा पैर फंस गया। मुश्किल से सबने खींचकर मेरा पैर निकाला। बहुत दर्द हुआ, पाँव सूज गया, चला भी नहीं जा रहा था। मैं रोते रोते पापा मम्मी के साथ घर आई। पापा ने मुझे दादी के पास जाने नहीं दिया। जब पापा मम्मी गए तब मैं चुपके से दीवार पकड़कर सीढ़ियों पर बैठ बैठ कर नीचे उतरी। दादी के पास जाकर रोने लगी। उन्होंने मेरा पैर देखा, मुझे पलंग पर लिटाया, पैर पर मुंह की मालिश की, हीटर जलाकर सिकाई की और गोली खाने को दी। थोड़ी देर बाद दादी की प्यार भरी थपकियों ने मुझे उनकी गोद में सुला दिया। कितनी भी कड़वी दवा हम दादी के हाथों हंसते हंसते खा लेती थी। मेरा या तन्वी का बर्थडे आता तो दादी पूछती, क्या चाहिए तुम दोनों को? हम अपनी ढेरों फरमाइशें उनके सामने रखते। वह हमारी फरमाइशों में से एक एक चीज़ हमें ला देती और हम पूरा दिन दादी का दिया गिफ्ट अपने से अलग ना करती। बचपन इसी प्रकार गुजरता रहा। नानी के यहाँ जाने पर हमारा मन ही ना लगता। हम चाहती थी कि हम दादी के पास ही रह जाए, पर मम्मी हमें खींच कर ले जाती। हम वहाँ जाकर दादाजी को फ़ोन मिलाते। दादाजी, हमारा मन नहीं लग रहा, आप आकर ले जाइए। सारे बच्चे नानी के यहाँ खुशी खुशी जाते हैं। नानी खूब प्यार करती है, पर तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा? दादाजी समझाते हुए पूछते। दादाजी, हमें आपकी और दादी की याद आ रही है। हमें ना तो कोई अपने साथ मार्केट लेकर जाता है, ना चीज़ दिलवाता है। नानी कहानी भी नहीं सुनाती, बस सारा दिन ईशान और आरव के साथ लगी रहती हैं। हम क्या करें दादाजी? दादाजी रास्ता सुझाते। बेटा काजल और तन्वी, सुनो, तुम अपने पापा को फ़ोन लगाओ और उनसे कहो कि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप आकर ले जाओ। दादाजी की यह तरकीब काम कर जाती। हम रो रो कर पापा से ले जाने के लिए कहते और अगले दिन पापा हमें ले जाते। हम दोनों लौटकर दादी और दादाजी से ऐसे लिपट जाते जैसे कब के बिछड़े हो। पापा ने हमें पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। हम लौटते तो दादाजी और दादी को इंतज़ार करते पाते। उनकी अलमारी हमारे लिए सौगातों से भरी रहती। हाई स्कूल पास करने के बाद दादाजी ने मुझे घड़ी दी थी। हम बड़े हुए तो पता चला कि दादाजी केवल पेंशन पर गुजारा करते हैं। हमारा मन कहता कि हमें अब उनसे उपहार नहीं लेने चाहिए, लेकिन जब दादी हमारी मुट्ठियों में रुपए ठूस देती तो हम इनकार न कर पाते। हॉस्टल जाते समय लड्डू मठरी के डब्बे साथ रखना दादी कभी ना भूलती। दोनों बहनों का कान छेदन एक साथ हुआ तो दादी ने छोटे छोटे टॉप्स अपने हाथ से हमारे कानों में पहनाए। और जब मेरी शादी पक्की हुई तो दादी उदय को देखने के लिए कितना तड़पी। जब नहीं रहा गया तो मुझे बुलाकर बोली, काजल बेटा, अपना दूल्हा मुझे नहीं दिखाएगी? अभी दिखाती हूँ दादी, कहकर एक छलांग में ऊपर पहुंचकर उदय का फोटो अलमारी से निकाल दादी की हथेली पर रख दिया था। दादी कभी मुझे तो कभी फोटो को देखती, जैसे दोनों का मिलान कर रही हो। फिर बोली, उदय बहुत सुंदर है, बिल्कुल तेरे अनुरूप, दोनों में खूब निभेगी। मैंने उदय को मोबाइल मिलाया और बोली, उदय, दादी तुमसे मिलना चाहती हैं, शाम तक पहुँचो। शाम को उदय दादी के पैर छू रहा था। मेरी शादी मैरिज होम से हुई थी। शादी में पापा ने दादा दादी को बुलाया नहीं तो वे गए भी नहीं। शादी के बाद मैं अड़ गई कि मेरी विदाई घर से होगी। विवश हो मेरी बात उन्हें रखनी पड़ी। मुझे तो अपने दादाजी और दादी का आशीर्वाद लेना था। दुल्हन वेश में उन्हें अपनी काजल को देखना था। उनसे किया वादा कैसे टालती? मेरी विदाई के समय दादाजी और दादी उसी प्रकार बाहरी दरवाजे पर खड़े थे जैसे स्कूल जाते समय खड़े रहते थे। मैं दौड़कर दादी से लिपट गई। दादाजी के पांव छूने झुकी तो उन्होंने बीच में ही रोककर गले से लगा लिया। दादी ने सोने का हार मेरी मुट्ठी में थमा दिया और सोने की एक गिन्नी उदय की मुट्ठी में। जब भी मायके जाती दादी से सौगात में मिले कभी रिंग, कभी टॉक्स, कभी साड़ी मुट्ठी में दबाए लौटती। दादी ने मुझे ही नहीं, तन्वी को भी खूब दिया। उन्होंने हम दोनों बहनों को कभी खाली हाथ नहीं आने दिया। कैसे आने देती? उनका मन प्यार से लबालब भरा था। वह खाली होना जानती ही न थी। उनके पास जो कुछ अपना था सब हम पर लुटा रही थी। मम्मी पापा देखते रह जाते। हमने उनकी बातों को कभी अहमियत नहीं दी, बल्कि मूक विरोधी ही करते रहे। अरे काजल, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अलमारी पकड़े क्या सोच रही हो? उदय बोले तो मैं जैसे सोते से जागी। उदय, मेरी दादी चली गई। मुट्ठी भरा प्यार चला गया।
अब कौन मेरी और तुम्हारी मुट्ठियों में सौगात ठूसेगा? कौन आशीर्वाद देगा? मैं दादी को निर्जीव कैसे देख पाऊंगी? उदय के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। मैं जब उदय के साथ वहां पहुंची तो लगभग सभी रिश्तेदार आ चुके थे। दादी के पास बुआ जी तथा अन्य महिलाएं बैठी थी। मैं बुआ जी को देखकर लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते ही पूछा, बुआ जी, मम्मी पापा? बुआ जी ने न में गर्दन हिला दी। मैं दंदनाती हुई ऊपर जा पहुंची। मेरा रोदन क्षोभ और क्रोध बनकर फूट पड़ा। आप दोनों को मम्मी पापा कहते हुए आज मुझे शर्म आ रही है। पापा, आपने तो अपनी माँ के दूध की इज्जत भी नहीं रखी। एक माँ ने आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा, आज उसी का कर्ज आप चुका देते। और मम्मी, जिस माँ ने अपना कोख जाया आपके आंचल से बांध दिया, उसका भविष्य, अपनी उम्मीदें आपको सौंप दी, उन्हीं के बेटे के कारण आज आप माँ का दर्जा पा सकी। एक औरत होकर औरत का दिल नहीं समझ सकी। आप आज भी उन्हीं के घर में रह रही हैं। कितने कृतज्ञ हैं आप दोनों। पापा, क्या आप अपनी देह से उस खून और मज्जा को नोचकर फेंक सकते हैं जो आपको उन्होंने दिया है? उनका दिया नाम आपने आज तक क्यों नहीं मिटाया? आपकी अपनी क्या पहचान है? ये शरीर भी उन्हीं के कारण धारण किए हुए हो। यदि आप अपना फर्ज नहीं निभाओगे तो क्या दादी यूं ही पड़ी रहेंगी? आप सोचते होंगे कि इस घड़ी में दादाजी आपकी खुशामद करेंगे? नहीं। हितेश भैया किस दिन काम आएंगे? यदि आज आप दोनों ने अपना फर्ज पूरा नहीं किया तो इस भरे समाज में मैं आपका त्याग कर दूंगी और दादाजी को अपने साथ ले जाऊंगी। चौंक पड़े दोनों। सोचने लगे, तो ऐसी नहीं थी। आज क्या हुआ इसे? सुनो काजल, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आती? मेरी दादी गई है। उन्हें अंतिम प्रणाम करने का मेरा अधिकार कोई नहीं छीन सकता। आप लोग भी नहीं। होश में आओ काजल। अभी तक होश में नहीं थी पापा। आज पहली बार होश आया है और अब सोना नहीं चाहती। आज उस मुट्ठी भर प्यार की कसम, आप दोनों नीचे आ रहे हैं या नहीं? काजल की आवाज में चेतावनी की आग थी। विवश हो दोनों को नीचे आना ही पड़ा। लेकिन उस दिन के बाद काजल की नज़रों में उसके मम्मी पापा की अहमियत बहुत ही नीचे गिर गई थी, क्योंकि अब वो उस सम्मान के लायक नहीं थे। सुधा के बेटे समर का विवाह दिल्ली की रहने वाली नैना से तय हुआ था। एक दिन समर नैना से फोन पर कह रहा था, देखो नैना, बस मुझे तुमसे यही कहना है कि मेरी माँ को भी अपनी माँ ही समझना, उन्हें सास मत समझना। सीमा दीदी का जब से विवाह हुआ है उन्हें अकेलापन महसूस होता होगा। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही रहना, उनके साथ रहोगी ना? प्रॉमिस करो नैना। फोन पर दूसरी तरफ नैना ने क्या कहा होगा यह तो नहीं जान पाई थी सुधा, लेकिन अपने बेटे समर की फोन पर यह बात सुनकर उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व हो आया। वास्तव में कितनी फिक्र करता है समर उसकी। कितनी अच्छी बात कर रहा है उनका बेटा। गर्व से सीना चौड़ा हो गया। आंखों में चमक उभर आई। 1 महीने बाद ही तो समर का विवाह होना था। वह नैना से प्रेम विवाह कर रहा था। समर ने जब सुधा जी को पहली बार नैना से मिलवाया था तो नैना उन्हें पहली नज़र में ही भा गई थी। सुंदर, समझदार, खूब हंसमुख नैना का घर दिल्ली के रोहिणी इलाके में था। सुधा जी के घर से कुछ दूरी पर ही था। नैना और समर अच्छे पोस्ट पर थे। दोनों एक फ्रेंड के घर पर ही मिले थे। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में कब बदल गई दोनों समझ ही नहीं पाए। फिर अब विवाह होने वाला था। नैना अपने माँ पापा की इकलौती संतान थी। सुधा जी की बेटी सीमा का विवाह 1 वर्ष पहले ही हुआ था। वह सब परिवार ऑस्ट्रेलिया में चली गई थी। सुधा और उनके पति अजय बहुत उत्साहपूर्वक विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे। नैना और सुधा जी की दिन में 2 बार तो फोन पर वार्तालाप हो ही जाती थी। अभी से ही वह अपनी होने वाली सासू माँ सुधा जी का दिल जीत चुकी थी और आज समर की फोन पर बात सुनकर तो सुधा जी के पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह बहुत हर्षोत्साहित थी। अजय जी जैसे ही ऑफिस से आए, सुधा जी ने उनके साथ बैठकर चाय पीते हुए समर की फोन पर सुनी बात सुनाई। अजय ने कहा, सुधा, सच में तुम तो बहुत लकी हो। एक बेटी गई, दूसरी बेटी घर आ रही है।
चलो अच्छा है, समर सचमुच बहुत समझदार बेटा है। सुधा का नैना को बहू बनाकर लाने का उत्साह और भी बढ़ गया था। दिन गिन रही थी कब बहू आए और उन्हें अच्छा साथ मिले। कुछ महीनों से उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और नैना बहू बनकर घर आ भी गई। घर की दीवारें जैसे चहक उठी। सुधा ने खुले दिल से उस पर प्रेम की वर्षा कर दी। पहले ही दिन नैना उनसे लिपट गई। मैं आपको समर की तरह मम्मी नहीं कहूँगी, मैं अपनी मम्मी को माँ ही कहती हूँ, तो आपको भी माँ ही कहूँगी। आप भी मेरी माँ जैसी ही तो है ना? हाँ बेटा, और क्या। मुझे अपनी माँ ही समझना, सास नहीं। ये सास बहू का रिश्ता मुझे भी कुछ डराता ही है। हम माँ बेटी की तरह ही रहेंगी। अजय वाह वाह कर उठे। कहने लगे, यह क्या, दोनों माँ बेटी बनकर रहोगी तो मैं और समर तो बोर हो जाएंगे। क्यों समर? समर समझा नहीं। बोला, क्यों पापा? अरे सास बहू का कोई ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा, बोर नहीं होंगे? समर हंस पड़ा। नैना ने इतराकर कहा, नहीं पापा, आपको सास बहू का कोई ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरी माँ है, सास नहीं। ओ मेरी बच्ची। सुधा ने अपनी बाहें फैला दी। नैना उनकी बाहों में लाड से समा गई। सीमा हंसती हुई यह दृश्य देख रही थी, जो नैना के विवाह के लिए ऑस्ट्रेलिया से आई थी। बोली, यह तो अच्छा है, अब तो आप मुझे याद ही नहीं करेंगी। नैना ने कहा, अरे नहीं दीदी, एक घर में दो बेटियां भी तो होती हैं ना। माँ के लिए तो सब बराबर होती हैं, है ना माँ? सुधा तो ऐसे लाड दिखाने वाली बहू पाकर निहाल थी। फौरन हाँ में सिर हिलाया। हंसी खुशी के माहौल में एक हफ्ता खूब शानदार बीता। फिर दोनों एक हफ्ते के लिए हनीमून पर चले गए। वहां से भी नैना सुधा को माँ माँ करके लगातार फोन करती रही। सुधा बहुत खुश थी। जिस दिन समर और नैना हनीमून से घूमकर वापस आए, नैना ने घर में घुसते हुए अपने बैग जमीन पर पटके और आराम से सोफे पर पसर गई। ओ माँ, थक गई, चाय चाहिए। रात के 8 बज रहे थे। ननद सीमा का पति अभय विवाह अटेंड करके लौट चुका था। वहाँ उसके माता पिता भी अभय और सीमा के साथ ही रहते थे। सुधा ने कहा, पर बेटा, अब तो खाना लग ही गया है, तुम लोग फ्रेश होकर खाना पहले खा लो, चाय बाद में पी लेना। नहीं माँ, चाय पीने का मन है, बना दो ना। नैना ने इस तरह कहा कि सीमा को हंसी आ गई। उसने सुधा को देखकर आंख मारते हुए कहा, माँ, आपकी दूसरी बेटी के लिए चाय मैं बना लाती हूँ। चाय आने तक नैना फ्रेश हो चुकी थी। समर भी सोफे पर पसरा था। सुधा समर से ट्रिप के बारे में पूछती रही। अजय भी आ गए तो सबने खाना शुरू किया। खाना देखकर नैना ने कहा, माँ छोले तो ठीक है, पर यह आलू गोभी, माँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है आलू गोभी देखकर। सुधा चौंकी। ओ पसंद नहीं है? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, मुझे ये टिफिन में कभी मत देना। अजय ने कहा, तुम्हें ऑफिस में टिफिन चाहिए? मैं और समर तो ऑफिस की कैंटीन में ही खा लेते हैं। सुधा के ऊपर सुबह खाने का काफी काम आ जाता है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। पर पापा, माँ हमेशा टिफिन देती थी, कैंटीन का खाना तो मैं रोज रोज खा ही नहीं सकती। सुधा के चेहरे पर कुछ सोचने के भाव आए। फिर पूछ लिया, क्या ले जाना पसंद करोगी बेटा? खूब अच्छी अच्छी चीजें माँ। समर ने कहा, तुम एक काम करना, थोड़ा जल्दी उठकर मम्मी के साथ किचन देख लेना कि क्या बनाना है। ना बाबा, सुबह कहाँ किचन में जाने का मन होगा, घर में टिफिन मेरी माँ ही बनाती थी। ये भी तो अब मेरी माँ है, अब मेरा यही घर है, यही माँ है ना माँ? भोली सूरत लिए नैना ऐसे बात कर रही थी कि किसी को पल भर तो कुछ सूझा ही नहीं। अजय और सीमा की नजरें मिली। दोनों ने अपनी हंसी मुश्किल से रोकी। सीमा काफी स्नेहिल स्वभाव की लड़की थी। बोली, मम्मी, आप मेरा टिफिन बनाती थी ना, अब नैना का भी बना देना। सुधा ने ठंडी सांस लेते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वे रात को सोने लेटी तो अजय ने उन्हें छेड़ा, कैसा लग रहा है एक और बेटी की माँ बनकर? सुधा ने उन्हें घूरा तो अजय हंस पड़े। रात के 12 बज रहे थे। इतने में
नैना की आवाज़ आई, माँ, माँ, अब क्या हुआ? कहती हुई सुधा अपने बेडरूम से बाहर निकली। क्या हुआ बेटा? माँ, बहुत दिन हो गए, गर्म दूध चाहिए। कि सोने से पहले मुझे गर्म दूध पीने की आदत है। हाँ, ले लो बेटा, तुम्हारा घर है, जाओ ले लो। नहीं माँ, आप दे दो, मैं थक गई हूँ, प्लीज़ माँ। अच्छा। सुधा को जैसे करंट सा लगा था। अभी तो किचन समेट कर फुर्सत मिली थी और तो किसी को दूध पीने की आदत भी नहीं थी। सुधा दूध गर्म करके लाई। इतनी देर में नैना सोफे पर लेटकर अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। माँ, माँ सुनकर सीमा भी आ गई थी। नैना गटागट दूध पी गई। बोली, थैंक्स माँ, अब अच्छी नींद आएगी। माँ, मुझे रोज़ रात में दूध देना। फिर सुधा से लिपट कर उनका गाल चूम लिया। बाय, गुड नाइट माँ। गुड नाइट दीदी। उसके जाने के बाद सीमा हंसी। क्या हुआ माँ, शॉक्ड लग रही हो? सीमा के कहने के ढंग पर सुधा को हंसी आ गई। चुप रहो तुम, कहकर हंसती हुई सोने गई तो अजय ने फिर छेड़ा। क्या हुआ? तुम्हारी नई बेटी माँ क्यों कर रही थी? उसे दूध पीना था। क्या? जोर से हंसे अजय। हाँ, अब रोज देना है उसे गर्म दूध, उसे अच्छा लगता है। दोनों इस बात पर हंसी मजाक करते रहे। कुछ दिन के बाद सीमा चली गई। सब अपने रूटीन में व्यस्त थे। देखने में तो सब बहुत अच्छा लग रहा था, पर सुधा की हालत इन 2 महीनों में ही पस्त हो चुकी थी। प्यारी सी लाल प्यार से लिपटती, नखरे उठवाती बहू को किसी भी बात के लिए टोकने की सुधा की हिम्मत ही नहीं होती थी। एक दिन अजय से कहा भी, ऐसे नखरे तो सीमा ने भी कभी नहीं उठवाए मुझसे। एक दिन सब डिनर कर रहे थे। समर ने बहुत ही लगाव से पूछा, मम्मी, अब आपको दीदी की कमी तो नहीं खलती ना? नैना तो आपके साथ अपनी माँ की तरह ही रहती है ना? नैना सुधा का चेहरा देख रही थी। सुधा ने उसके भोले से चेहरे पर उत्तर की प्रतीक्षारत आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ हाँ, अपनी माँ ही समझती है। नैना बहुत खुश हुई, उठकर सुधा के गले में बाहें डाल दी। कहा, मैं इस घर में आकर कितनी खुश हूँ माँ, बता नहीं सकती। अजय बस सुधा को देख मुस्कुरा दिए। वे अपनी पत्नी के बढ़े हुए काम, उनका कमर दर्द, थकान सब समझ रहे थे, पर नैना को क्या, कैसे कहा जाए, समझ ही नहीं आ रहा था। नई नई शादी थी, शुरू में ही कुछ कहकर मतभेद उत्पन्न नहीं करना चाहते थे। नैना से और कोई शिकायत भी तो नहीं थी किसी को। सबको प्यार करती थी, खुश रखती थी। पूरा दिन ऑफिस में रहकर शाम को माँ माँ करती घर आती थी। सुधा कैसे किसी बात पर उसे टोके? वे तो बहुत शांति पसंद और स्नेहिल स्वभाव की महिला थी। नैना को घर के कामों में हाथ बटाने का कोई शौक ना था, ना उसे जरूरत महसूस हो रही थी। साफ सफाई करने वाली मेड मालती ही सुधा का हाथ बटा रही थी। एक दिन अजय ने सलाह दी, सुधा, मालती से कहो खाना भी बना दिया करे। अपनी नई बेटी से तो तुम्हें कुछ हेल्प लेने के आसार नजर नहीं आ रहे। मालती पुरानी मेड थी, घर की सदस्य की तरह ही थी। अब वह सुधा के कहे अनुसार खाना भी बनाने लगी थी। अब सुधा को कुछ आराम हुआ, बैक पेन में कुछ राहत सी मिली। नैना के आने से पहले वह सब संभाल तो रही थी, पर जब से नैना आई थी उनका काम बहुत बढ़ गया था। पहले तो जो भी बनता था तीनों खा लेते थे, पर नैना के खाने पीने में खूब नखरे थे। उसके लिए कुछ अलग ही अचानक बनाना पड़ जाता था। माँ माँ करके कुछ फरमाइश करती तो सुधा कुछ मना कर नहीं पाती थी। रात को सब डिनर कर रहे थे। नैना चुप सी थी। सुधा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, थक गई क्या? बहुत चुप हो। माँ, हाँ बोलो ना, एक बात कहूँ? अरे बोलो ना, क्या हुआ? माँ, मुझे मालती आंटी के हाथ का खाना उतना अच्छा नहीं लग रहा है। पर वह वैसे ही बनाती है जैसा मैं उसे बताती हूँ। पर माँ, आप जैसी रोटी वो नहीं बना पाती हैं। समर ने कहा, तो क्या हुआ, ये भी काफ़ी अच्छी है। पर मुझे माँ के हाथ की रोटी ही अच्छी लगती है ना। चुपचाप खा लो नैना, खाना अच्छा है, समर ने फिर कहा। पर नैना तो अपनी तरह की एक ही बहू थी। बोली, माँ, मेरे लिए बस 2 रोटी बना दोगी कल से, प्लीज़? सुधा को धक्का सा लगा। क्या है ये लड़की,
समझ ही नहीं आया क्या कहे। नैना ने फिर कहा, बस मेरी 2 रोटी बनाने में आपको तकलीफ तो नहीं होगी ना माँ? समर ने कहा, अरे चुपचाप खा लो जैसी बनी है। एक तो तुम कुछ भी काम नहीं करती, क्यों माँ का काम बढ़ाती रहती हो? नैना ने उसे घूरा, तुम चुप रहो, मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। तुम्हें क्या परेशानी है? अजय और सुधा एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। क्या कहे अब? सुधा ने कह दिया, हाँ बना दूंगी। ओ माँ, आप कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। वे भी मेरी हर बात मान जाती हैं। कहते कहते उठकर सुधा के गले में बाहें डाल दी नैना ने। सोने से पहले नैना को गर्म दूध का गिलास पकड़ाकर सुधा कमरे में आई, आंखों पर हाथ रखकर लेट गई। आज दिन भर उनकी तबीयत ढीली ही थी। अजय ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, कहती वे मुस्कुराई तो अजय हंसे। दूसरी बेटी के बारे में सोच रही हो ना? सुनो। हाँ बोलो ना। क्या कोई उसे कह सकता है कि वह मुझे अपनी माँ नहीं सास ही समझ ले? मैं सास ही भली हूँ। दोनों हाथ जोड़कर अपने माथे से लगाकर सुधा ने नाटकीय स्वर में कहा तो अजय जोर से हंस पड़े। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें।